मुख्य वक्ता के रूप में इस मिशन के प्रति शुभचिंतक भाव से सदैव संबंध रखने वाली दीदी डॉक्टर कुसुमलता केडिया जी, आप पूर्व में कार्यकारी निर्देशक गांधी विचार संस्थान वाराणसी की रही हैं, एक प्रसिद्ध लेखिका हैं, अर्थशास्त्री हैं, इतिहास के विषय की बहुत प्रगाढ़ जानकारी रखते हुए उस विषय पर विशेषज्ञ हैं। भारत कभी पराधीन नहीं हो सकता जैसे विषयों पर और उसके समकक्ष विषयों पर लगभग 15 पुस्तकों का आप लेखन कर चुकी हैं। फ्रिट्जॉफ कॉपरा एक प्रसिद्ध लेखक हैं, भौतिक विज्ञान के, उनके साथ एक संयुक्त प्रस्तुति आपने वर्ष 1993 में की थी। और आज जब आप हमारे बीच में अतिथि के रूप में हैं, बहुत से सम्मान आपको इसके पहले प्राप्त हुए। डॉक्टर, जो संघ की दृष्टि से एक सम्मानजनक पुरस्कार होता है, डॉक्टर हेडगेवार प्रज्ञा सम्मान आपको मिल चुका है। और हमारा सबका सौभाग्य है कि आज के इस प्रबोधन सत्र में विषय पर आपका मार्गदर्शन और उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। मैं बहुत विनम्रता के साथ बिना विलंब किए आदरणीय डॉक्टर कुसुमलता दीदी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे अंतर यात्रा शिविर के इस चरण में हम लोगों को चक्रवर्ती भारत विषय पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आपका पाथेय हम सबको प्राप्त होगा, ये हमारा सौभाग्य है। वह बीते हुए कल की बात नहीं है, आने वाले कल की है, क्योंकि हमारे बीच हमारा नरेंद्र उपस्थित है। ये 1914 से आगे 22 साल राज्य करेंगे और इन्हीं के राज्यकाल में चक्रवर्तित्व भारत का संपन्न होगा। भारत अपनी सीमाओं का स्पर्श करेगा और हम सब नरेंद्र संवत में जिएंगे। मेरी उम्र 66 साल है। मैं नरेंद्र संवत चलने के बाद ही स्वर्गारोहण करूंगी, स्वर्ग ही जाऊंगी। ये जो भूमि है जहाँ हम खड़े हैं, ये चक्रवर्ती राजाओं के राजसूय और अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने की भूमि है। और क्या सुखद संयोग है कि मैं इस विषय पर अपना पहला भाषण यहाँ पर दे रही हूँ। ये विषय काफ़ी दिनों से चला रही थी, लेकिन सीधे इस विषय पर ये मेरा पहला भाषण है। लोगों के मन में, यहाँ जो बैठे हैं उनके और जो फेसबुक लाइव से जुड़े हैं उनके मन में होगा कि कैसी विचित्र बात है। चक्रवर्ती, अभी तो भारत में ये दुख है, ये समस्या है, ये कष्ट है, ये परेशानी है, कैसी कैसी विचित्र बातें लोग करते हैं। इसलिए मैं सीधे शुरुआत करती हूँ 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से। 20वीं शताब्दी का प्रारंभ मतलब 1901, 2, 3, 4, 5। इस समय दुनिया में चर्चा हो रही है दो महाशक्तियों की, इंग्लैंड और फ्रांस। 1914 में पहली बड़ी लड़ाई शुरू होती है, 1919 में ख़त्म होती है और यूरोप में गहन चर्चा होती है कि इंग्लैंड और फ्रांस अपनी कॉलोनीज़, अपने साम्राज्य को नहीं बचा पाएंगे। 1919 से 1935 दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने का समय, इसको इंटर वॉर पीरियड कहते हैं, इसी नाम से मैं संबोधित करूंगी। और 1935 से 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते होते ये दोनों महाशक्तियाँ पुनः मूषक भव की स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते होते दो नई महाशक्तियाँ आती हैं, यूएसए और यूएसएसआर। 45 में 70 के दशक में बात अमेरिका में शुरू हो जाती है, कोल्ड वॉर चल रहा है, कि ये मामला लंबा नहीं खींचेगा, अन्य शक्तियाँ उभरेंगी। उसमें 3 की चर्चा होती है। 45 से 70 केवल 25 साल के अंदर यूएसए में चर्चा होती है, अन्य महाशक्तियाँ उभरेंगी
और जो अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञ हैं, वो नाम लेते हैं जर्मनी का, वो नाम लेते हैं जापान का, और वो नाम लेते हैं ब्राज़ील का। लेकिन और 20 साल बीतते बीतते 1990 आते आते IMF, वर्ल्ड बैंक ये चर्चा करते हैं कि महाशक्ति के रूप में भारत उभर रहा है, और इसके बरक्स इसके साथ साथ वो चीन की चर्चा करते हैं। यानी 45 से 90, 45 साल आते आते USSR तो बिखर गया, 16-17 टुकड़े में निकल गया, और USA में हंटिंगटन क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन का घनघोर रुदन कर रहे हैं प्रीफेस में कि USA की ये वाइट आइडेंटिटी बचेगी कि नहीं बचेगी। तो ये 90 में जब चर्चा चल रही थी, तो मैं 2000 से पूजनीय सुदर्शन जी को कह रही थी, ये छाती कूटना, छाती पीटना, देश में संकट बंद कीजिए। दुनिया, और दुनिया में कौन? USA, USSR, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान से कंट्रोल्ड G5, G8 और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भारत के महाशक्ति के रूप में उभरने की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा कर रहा है, और उसी के अनुरूप भारत से डिप्लोमेटिक रिलेशन बदल रहा है। जबकि भारत की छाती पर कांग्रेस नाम का ग्राह, आप लोगों ने गजेंद्र मोक्ष का पाठ कभी किया होगा। गजराज को एक मगर, एक ग्राह गंगा जी में पकड़ता है, खींचता है। तो भारत की छाती पर 1947 में जाते जाते ट्रांसफ़र ऑफ पावर के तहत ब्रिटिशर्स ने संसाधनों के अबाधित एक तरफा हस्तांतरण के लिए नेहरू और गांधी को लाकर सत्ता दिया। सत्ता की चाबी जिस नेहरू को दिया गया, वो नेहरू एक छोटा सा भारत चाहता था। जो 565 राज्यों का विलय हुआ है, वो अकेले सरदार पटेल की इच्छा से नहीं हुआ है। नेहरू कतई नहीं चाहते थे एकीकृत भारत, नेहरू चाहते थे उतना छोटा सा भारत जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से संभल जाए। और इसीलिए जब बलोचिस्तान ने कहा हम जुड़ेंगे तो कहा नहीं नहीं, कश्मीर ने कहा जुड़ेंगे तो नहीं नहीं, जूनागढ़ पर जब और हैदराबाद पर जब मिलिट्री एक्शन हो रहा है तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं। नेपाल जब कहता है हम भारत में विलय करना चाहते हैं तो नेहरू कहते हैं नहीं नहीं। नेहरू को एक छोटा भारत चाहिए, इंग्लैंड को बहुत छोटा भारत नहीं चाहिए। किंतु चक्रवर्ती सम्राटों के हम नरसिम्हा वंशजों को एक विशाल भारत चाहिए था, और इसी कारण भारत के इस्लाम के पक्ष में भारतीय राज्य के पुनर्गठन को इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक मत से यूनानिमस डिसीजन से रिजेक्ट कर दिया था। और अंग्रेज़ों की शर्त थी कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक मत से यूनानिमसली अगर पार्टीशन के प्रस्ताव को नहीं पास किया तो भारत का विभाजन, भारत के राज्य का विभाजन, भारत का विभाजन किसी के वश में नहीं है, ये जगदम्बा है। तो भारत के राज्य का विभाजन नहीं होगा। और तब जिनको हल्ला कर रहे हैं भाजपाई भी राष्ट्रपिता के कहने में, अरे राष्ट्र के विभाजन करने वाले को पिता कहते हैं कि देशद्रोही कहते हैं? किसने कहा था राष्ट्र का पिता? ये कांग्रेसी कहते हैं सुभाष बाबू ने कहा था, जिनको छल पूर्वक देश से निकाला गया, जिनको छल पूर्वक वॉर क्रिमिनल घोषित करवाया गांधी और नेहरू ने मिलकर, जिनको छल पूर्वक भारत में अपनी आइडेंटिटी के साथ जीने नहीं दिया। एक सिंगल रिकॉर्ड नहीं है किसी ने गांधी को राष्ट्रपिता कहा। राष्ट्र के विभाजन का प्रस्ताव करवाने वाले
मुस्लिम लीग सर पटक के मर जाता, जिन्ना सर पटक के मर जाता, चर्चिल सर पटक के मर जाता, माउंटबेटन सर पटक के मर जाता, पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बनता। हम चक्रवर्ती भारत की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को जो भारत हमारे सामने आया, जिसमें पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, जिसमें अफ़गानिस्तान नहीं था, जिसमें नेपाल नहीं था, जिसमें श्रीलंका नहीं था, जिसमें बर्मा नहीं था, आगे की भूमि नहीं थी, जिसमें कजाकिस्तान नहीं था, जिसमें उज़्बेकिस्तान नहीं था, जिसमें तुर्कमेनिस्तान नहीं था, जिसमें तिब्बत नहीं था और जिसमें टर्किस्तान नहीं था। ये जो भारत है, ये आज के दिन भी दुनिया का सबसे बड़ा स्वाभाविक राष्ट्र है। हम आने वाले भारत के चक्रवर्तित्व की चर्चा कर रहे हैं। कैसे? भारत से भौगोलिक आकार में 6 नेशन स्टेट बड़े हैं। ये हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद करने का मूर्खता, देश को बंद करना होगा, राष्ट्र नहीं। 6 बड़े नेशन स्टेट हैं, 3 है दोनों अमेरिका में, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील। ये तो कल के बने छोकरे हैं। 200 साल का भी इनका नेशन स्टेट बनने का कथा नहीं है और ये सब अस्वाभाविक हैं। ये यूरोप का एक्सटेंशन है। तो 3 कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील और फिर इधर ऑस्ट्रेलिया अस्वाभाविक। उसके बाद एशिया में 2, सोवियत रूस और चीन। सोवियत रूस 16 टुकड़े में बट गया और इस रूस का जो एशियाई विस्तार है वो तो 20वीं शताब्दी का है ना। मूल रूस तो इतना ही बड़ा है। मूल रूस तो कीव नदी के किनारे था, जो मूल रूस यूक्रेन के नाम से अलग हो चुका है। जहाँ मूल नाम पड़ा था रूस का, वो कीव नदी के किनारे था और वो यूक्रेन के नाम से अलग हो चुका है। और रही बात चीन की, चीन 700 साल तक, 13वीं शताब्दी से 1914 तक हम भरतवंशी चक्रवर्ती सम्राट के वंशजों का, भरतवंशियों का, सनातन धर्म अवलंबी सम्राटों का गुलाम देश रहा है। चंगेज खान से लेकर 1914 के मांचू राजा तक, मंगोल और मांचू और इसके पहले हूण, ये सब भरतवंशी हैं। प्रमाण भरतवंशी होने का प्रमाण है महाभारत में और वाल्मीकि कृत रामायण में नंदिनी की कथा को पढ़ लीजिए। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नंदिनी है, कामधेनु की पुत्री हैं। एक कथा में विश्वामित्र आते हैं, एक कथा में और एक चक्रवर्ती राजा आते हैं। वशिष्ठ उनका अद्भुत राज्योचित सत्कार करते हैं। ससेना आए हैं तो अगले दिन वो पूछते हैं, महर्षि ये सत्कार कैसे संभव हुआ? बोले नंदिनी के कारण संभव हुआ। कहा नंदिनी हमको दे दो, बोले संभव नहीं है। तो नंदिनी को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने लगे तो नंदिनी ने चित्कार किया, महर्षि रक्षा करो। तो महर्षि वशिष्ठ हंस के बोले, माता आप हमारी रक्षा करेंगी कि हम आपकी रक्षा करेंगे? और तब नंदिनी जब फुफकारती हैं, ये सब कुछ मैं जो तथ्य दे रही हूँ सब गूगल में उपलब्ध है। एक एक चीज़ आप गूगल में सर्च कीजिएगा, सब का सब ये नंदिनी की कथा भी गूगल में है। तो नंदिनी जब क्रोध में फुफकारती हैं तो नाक से, कान से, आँख से, सींग से, उनके रोम से, उनकी पूंछ से, उनके खुर से जो प्रचंड सैनिक उत्पन्न होते हैं, उसमें है हूण है, कुषाण है, दरद है, पल्लव है, बहुत लंबी है लिस्ट है। और यही सब लोग कौन हैं? संपूर्ण हिमालय प्रांत में बसे हुए लोग। तो ये जो चीन है, 6वां बड़ा साइज में भारत से नेशन स्टेट, ये 700 साल चंगेज खान से लेकर 1914 में मांचुओं तक भरतवंशियों का गुलाम है।
और ये चीन के आधिकारिक इतिहासों में है। और माओ त्से तुंग जब चंगेज खान सनातन धर्मी सम्राट हैं जो महाकाल के उपासक हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं, उनकी सवारी, उनकी डोली अपने कंधे पर लेकर माओ त्से तुंग पीकिंग की सड़कों पर घूमा है जब चंगेज खान के राज्यारोहण का 700वां साल था। और अभी भी उत्तर काशी से गंगा जल मंगोलिया, मंचूरिया और चीन जाता है संकल्प लेने के लिए। तो इस चीन को तिब्बत नेहरू ने कब दिया? 1947 के बाद। और तिब्बत के ऊपर का टर्किस्तान, जहां उइगर प्रॉब्लम की बात हो रही है, यही तो समरकंद है ना, यही तो बुखारा है, यहीं से तो ह्वेनसांग आया था। ये सब भारतीय क्षेत्र रहे हैं 1949 तक। मैं पुरानी कथा नहीं सुना रही हूँ, केवल 20वीं शताब्दी की कथा सुना रही हूँ। अभी तक जो बताया उसको समरी कर रही हूँ। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में दो राष्ट्रों को, दो नेशन स्टेट को कहा गया महाशक्ति, फ्रांस और इंग्लैंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते चूहे बन गए, दो नए उदय हुए, यूएसए, यूएसएसआर। 90 तक आते आते हुआ कि अन्य आएंगे। 90 तक भारत और चीन की चर्चा होने लग गई। भारत का साइज छोटा करने का काम 1947 में नेहरू और गांधी ने किया, अंग्रेजों के इच्छा, निर्देश और रिश्वत देने पर, ब्राइबरी देने पर। और इसके बावजूद 15 अगस्त 1947 के बाद का भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्वाभाविक राष्ट्र है। ये 6 नेशन स्टेट विक्रम संवत की 21वीं शताब्दी में टूट रहे हैं। अभी ईसा संवत का 2019 चल रहा है, प्लस 57 साल कर लीजिए, तो ये विक्रम संवत की 21वीं शताब्दी होती है। इस 21वीं शताब्दी में यूएसए टूटेगा, ये कौन कह रहा है? सैमुअल हंटिंगटन क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन के प्रीफेस में। ब्राज़ील गिनती में नहीं है, कनाडा गिनती में नहीं है, यूएसएसआर ख़त्म हो गया है, रूस बचा है, ये सिकुड़ जाएगा, इस पर मैं आज चर्चा नहीं करूँगी। और चीन टूट रहा है क्योंकि भारत के चक्रवर्ती होने में 2 अवरोधों की चर्चा मैं करूँगी, उसमें एक है चीन। तो ये भारत अकेला राष्ट्र है जो हजारों साल से, जो लाखों साल से नेशन स्टेट है, जहां अनेकानेक दिग्विजयी, चक्रवर्ती से आगे दिग्विजयी से आगे इंद्र के पद पर सुशोभित राजाओं की भूमि रही है, जिनकी वंशावलियां एक ग्रंथ में नहीं, कम से कम 25 ग्रंथों में जिनकी विशद वंशावलियां आज तक सुरक्षित हैं। जबकि चीन के पास 2000 साल पहले का, 2200-2300 साल पहले का जो राजा था, वो अभी 50 साल पहले तक किंवदंती था, कोई तथ्य नहीं थे। भारत का जो मैं ये तथ्य दे रही हूँ कि हजारों साल से, फिर मैंने कहा लाखों साल से, ये बात मान लिया है यूरोपीय अमेरिकी आर्कियोलॉजिस्ट ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नए वैज्ञानिक उपकरण आए, जो आकाश से धरती को देख सकते थे, धरती के नीचे बहुत गहराई तक खुदाई कर सकते थे और समुद्र के नीचे देख सकते थे, ये सब काम 1950 के आसपास आया। 1950 के आसपास के जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हैं, उन पर पुस्तकें 1980-90 से छपने लग गईं, यानी 30-40 साल से छपने लग गईं।
इन 30-40 सालों में भारत के अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री, 5000 साल तो कल की बात है। जैसे 1947 के बाद अगर इंदिरा गांधी की चर्चा करें तो हम कहेंगे कल की बात है। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन है उनके अनुसार महाभारत 5000 साल, महाभारत के नायक कृष्ण उनकी नगरी द्वारका उपस्थित है। उसके त्रेता युग में भगवान राम सेतु उपस्थित है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। कितने लाख साल? 13 लाख 16 लाख। झंझट में नहीं जाते। हजारों साल, लाखों साल, दो बात मैंने कही। और यूरोपियन अमेरिकन साक्ष्यों के आधार पर कह रही हूँ, भारतीय शास्त्रों के आधार पर मैं नहीं कह रही हूँ। मैं उसकी विशेषज्ञ नहीं हूँ। जो संदर्भ देती हूँ वो रामेश्वर मिश्र पंकज जी से पूछ कर देती हूँ। मैं ज़्यादा ये यूरोपीय अमेरिकी चीज़ों को जानती हूँ। तो भारत का वेरी लॉन्ग हिस्ट्री मीन्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, लैक्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स प्रमाणित है। और हम भारतीयों को कोई ज़रूरत नहीं है कि मूर्खों, अनपढ़ों, मार्जिनल लोगों द्वारा लिखे गए ट्रेवेलॉग से हम काल गणना को स्वीकार करें। मैं बहुत टेक्निकल बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं मान रही हूँ कि ये भाषण महत्वपूर्ण है। इस सभागृह के बाहर भी ये भाषण सुना जाएगा, इसलिए कह रही हूँ। तो भारतीय काल गणना के हिसाब से मिलियंस ऑफ ईयर्स, नासा के राम सेतु के हिसाब से भी 10 साल भी हो तो मिलियन ईयर, लाखों साल का अविच्छिन्न इतिहास है। एक दूसरा, भारत के विस्तार। ये भारत केवल 15 अगस्त 1947 का भारत, 14 अगस्त पाकिस्तान बांग्लादेश, 1920 का भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका और इधर पूरा विस्तार, ये भारत नहीं। 5000 साल पहले महाभारत में पुरानी कथा छोड़ रहे हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से उद्योग पर्व वगैरह गलत हो जाए तो मेरी पुस्तक भारत कभी पराधीन नहीं में डिटेल दिया हुआ है। पूछते हैं, हे संजय, मुझे भारत के जनपदों का वर्णन करो जहाँ से सेनाएं आई हैं। 2 प्रसंग है महाभारत में, एक युधिष्ठिर के राजसूय का और एक ये धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं। तो वो बता रहे हैं सेनाएं कहाँ कहाँ से आई हैं। यवन प्रांत, ग्रीस, रोम, इधर चीन, ये है भारत का विस्तार। लड़ाई किसकी हो रही है? कौरव और पांडव की, कुरुकुल के 2 राजकुमारों की राजगद्दी के लिए, मैं या तुम। इसमें जो सेनाएं आ रही हैं वो युधिष्ठिर के करद राजाओं की। करद राजा मतलब वो राजा जो चक्रवर्ती राजा को टैक्स देते हैं या ट्रिब्यूट देते हैं। जैसे 15 अगस्त 1947 के बाद के भारत के ट्रेजरी में बंगाल से भी टैक्स आता है, केरल से भी टैक्स आता है, अंडमान से भी आता है, लेकिन मालदीव से नहीं आता है, लेकिन कराची से टैक्स नहीं आता है। अगर कहीं पुलिस फोर्स की ज़रूरत पड़े तो केरल से पुलिस आएगी, बंगाल से पुलिस आएगी या सेना आएगी, आसाम से सशस्त्र बल आएगा, लेकिन कराची से सशस्त्र बल 15 अगस्त 1947 के बाद नहीं आएगा। तो ये जो सेनाएं आ रही हैं ये भारत के राजाओं की सेनाएं हैं। कब? 5000 साल पहले। केडिया जी बात जरा पुरानी हो गई है, छोड़ दीजिए। सम्राट अशोक या सम्राट अशोक के पहले महाराज विक्रमादित्य, जिनके नाम से ये संवत चल रहा है, महाराज विक्रमादित्य ने दिग्विजय किया है
चक्रवर्तित्व संपन्न किया है और रोम देश के यवन राजा को पकड़ कर लाए हैं, उज्जैन में उसका हाथ पांव बांध कर नचाए हैं और उज्जैन की स्त्रियां उस रोम के यवन राजा के लाल लाल गालों को देखकर प्रफुल्लित हुई हैं और उसके बाद रोम देश में छोड़ दिया है। और ऐसी शिलापट्टिका उज्जैन के गोपाल मंदिर में लगी हुई थी, अगर कांग्रेसियों ने हटवा न दिया हो तो। और इसका विस्तार से संदर्भ 10 जगह है। महाराज विक्रमादित्य को भी छोड़ो भाई, अशोक बड़ा प्यारा राजा है। इन चर्च ईसाई मिशनरियों का दुलारा राजा है। इस महाप्रतापी सनातन धर्मी अशोक के शिलालेख यवन प्रांत से लेकर चीन तक मिले हैं। और मैंने क्या कहा, इस महान प्रतापी सनातन धर्मी, बौद्ध नहीं, एक भी शिलालेख या एक भी पट्ट या एक भी लेखन सम्राट अशोक का नहीं मिला है जिसमें बुद्ध या बौद्ध या उनके बौद्ध धर्म अंगीकार करने का एक भी संदर्भ हो। नॉट ए सिंगल रेफरेंस। अब ये भी बात केडिया जी थोड़ी पुरानी हो गई। पुष्यमित्र सुंग, इनका राज्य उत्तर में चीन तक है। ओहो, आप तो जरा सा ज़्यादा ही पुराना बात कह रही हैं। चलिए भाई, ईसवी संवत 2000, हिजरी संवत 1400 साल उसके बाद के चोल राजा राजेंद्र चोल, इनका साम्राज्य संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया में है। चालुक्य राजा जो अयोध्या के चंद्रवंशी राजवंश के हैं, इनका राज्य पूरा साउथ ईस्ट एशिया में। बंगाल के पालों का राज्य 12वीं शताब्दी में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये पाकिस्तान तो गिनती में नहीं है, अफगानिस्तान, ईरान तक है पालों का राज्य। और महाराजा रणजीत सिंह 19वीं शताब्दी में महाराजा रणजीत सिंह का राज्य वहाँ है जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अखंड भारत में भूल गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो एक अभूतपूर्व काम किया, जो दुनिया के किसी समाज ने नहीं किया है, प्रातः स्मरण में वो नित्य कम से कम 1 करोड़ से 5 करोड़ लोग संपूर्ण संसार में पाठ करते हैं। भारत के दिग्विजयी संपूर्ण दिशाओं को जीतने वाले और उससे नीचे चक्रवर्ती राजाओं का नित्य स्मरण करते हैं, फिर भी भारत को आध्यात्मिक देश कहते हैं। राष्ट्र के बिना, राजदंड के बिना क्या धर्मदंड सुरक्षित है? क्या भारत 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी में खजुराहो नहीं बना रहा है? क्या भारत 10वीं, 11वीं, 12वीं शताब्दी में कोणार्क नहीं बना रहा है? क्या भारत का 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी में विशाल नौकाएं इस संपूर्ण इलाके में नहीं जा रही हैं? और 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में 2001 से लेकर 2017 तक जो पब्लिकेशन आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 17वीं शताब्दी में, मेरे को थोड़ा नाम भूल जाता है, साउथ ईस्ट एशिया के जो शहर हैं और देश हैं, ये और भारतीय देश में कोई फर्क नज़र नहीं आता है। अर्नोल्ड टोयनबी, यूरोप का इतिहासकार, लिखता है, आप लोग तो हिमालय से नीचे आ गए। अर्नोल्ड टोयनबी कहता है संपूर्ण हिमालय क्षेत्र 17,000 साल से संस्कृत भाषी क्षेत्र है। मैंने तो महाभारत की बात की थी, 5,000 साल। 1950 के बाद, मैं सब नई बातें बता रही हूँ, 1950 के बाद संपूर्ण सेंट्रल एशिया में जो एक्सकवेशन हुए हैं, किसने किया है? फ्रांस ने किया है, रूस ने किया है, जापान ने किया है और 2-3 देशों ने किया, इंग्लैंड ने भी किया है। वहाँ क्या निकला है?
अजंता और एलोरा जैसे 10 भुजा धारणी सिंह वाहिनी दुर्गा हैं वहाँ सेंट्रल एशिया में। वहाँ मकर वाहिनी अवतरण करती हुई गंगा हैं। वहाँ जटाजूटधारी शिव शंकर हैं। वहाँ ऐरावत पर सवार इंद्र हैं। वहाँ गणेश, संपूर्ण चीन में अनंत गणेश हैं। और चीन के ग्रेट वॉल पर जो बचा हुआ है वो इसीलिए यही महामृत्युंजय मंत्र संस्कृत में लिखा हुआ है। पीकिंग में जाकर देखिए, नहीं तो गूगल में खोजिए। और ये दुष्ट देशद्रोही धर्मद्रोही कांग्रेसी, मैं जोर देकर कह रही हूँ, मैं चाहती हूँ मुझ पर मुकदमा चले और मैं कोर्ट में केस लड़ूं। ये धूर्त दुष्ट धर्मद्रोही देशद्रोही भारत के ये जो आकाशवाणी में से, भारत के दूरदर्शन से राम राम कहना बंद करवाए हैं। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट में गवाही देते हैं कि रामचंद्र जी ऐतिहासिक नहीं हैं। ईसा मसीह ऐतिहासिक थे क्या इटालियन? ईसा मसीह का कौन सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? और स्वयं पैगंबर साहब का कौन सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भारत में है, क्योंकि भारत के प्रतापी सम्राटों को, आज सम्राटों की मैं चर्चा कर रही हूँ, राजदंड को धारण करने वाले राजा, जो धर्मदंड से शासित थे, जिनका काम था वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, जिसके कारण सनातन धर्म अबाधित प्रवाहित था। अगर धर्म नहीं तो राष्ट्र क्यों, और राष्ट्र और सम्राट नहीं, युद्धवाहिनी नहीं, चतुरंगणी सेना नहीं, तो फिर राजा कैसे? क्यों डरे हुए हो आप लोग? 1939 से 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1914 से 1919 प्रथम विश्व युद्ध में भारत से 15 लाख सैनिक गए और दूसरे युद्ध में 25 लाख सैनिक गए। क्यों गए? जर्मनी ने कहा दूसरे युद्ध में, मैं अपनी पुलिस फोर्स भेजूंगा और इंग्लैंड के सेना को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दूंगा। मेरा ये जो बात है ये भारत की सेना के लिए भी है। इंग्लैंड और फ्रांस में स्टैंडिंग आर्मी कब आई? 1860 में लंदन में पुलिस नहीं है। 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में इनकम टैक्स जैसा टैक्स नहीं है। राज्य तो केवल भरतवंशियों का काम है, और भरतवंशी मतलब जम्बूद्वीप, और ये अफ्रीका में भी सनातन धर्म का बहुत प्रचार है, लैटिन अमेरिका में भी सनातन धर्म है, नॉर्थ अमेरिका में भी है। राज्य और राज्य करना केवल सनातन धर्मियों का काम है। संपूर्ण कुरान में राज्य, राजा, सेनापति, राजकोष, रानी, मंत्री परिषद से संबंधित अल्लाह ताला ने एक भी आयत नहीं भेजी है। ध्यान दीजिएगा, एक भी आयत नहीं भेजी है। तो जो दूसरी बात मैं कह रही हूँ, भारत चक्रवर्ती क्यों होगा? भारत का ये विराट आकार, भारत में चक्रवर्तित्व या सेना और सम्राट होना हमारे डीएनए में, और भारत का सैन्य सामर्थ्य 1945 तक हम दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी थे, लार्जेस्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। और दोनों लड़ाइयों में इंग्लैंड ने, जैसे अपने यहाँ परमवीर चक्र और महावीर चक्र है, इंग्लैंड के पास जो 2 टॉप मोस्ट थे, विक्टोरिया क्रॉस और विक्टोरिया मेडल, ये दोनों मोर देन 90%, 93 to 97 भारतीय सैनिकों को, यानी कि हिंदू सैनिकों को मिला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इतिहास जब लिखा जाता है तो सबसे रोमांचकारी और साहसी जो वॉर फ्रंट्स हैं और जो बैटल्स हैं,
वो आज़ाद हिंद फौज के हैं सुभाष बाबू के नेतृत्व में। सुभाष बाबू अकेले हेड ऑफ स्टेट हैं जो युद्ध में सेनापतित्व किए हैं दुनिया भर में, क्योंकि भारत में राजा वही है जो सेना को लीड करता है। आपने देखा होगा पहली बार शायद रक्षा मंत्री सैनिक के वेश में राफेल गए हैं। ये हमारी ट्रेडिशन है। भारत के दोनों महाकाव्य रामायण और महाभारत युद्ध काव्य हैं। भारत के सभी देवी देवता शस्त्र संपन्न हैं। भारत की देवियां एक भी जननी और माता नहीं है। जबरदस्ती हम लोग को मातृशक्ति, अरे जब कुछ ना संभले तो हम लोगों से कहो हम चंडिका रूप धारण करके महिषासुर वर्धन करने का काम सदा से महारानी कैकई, महारानी रुद्रम्मा, महारानी चेन्नम्मा, महारानी लक्ष्मीबाई तक ये अविरल निरंतर प्रक्रिया है। तो दो चीज़ मैंने अभी तक कही। भारत का साइज 1947 में बहुत प्रयास करके भारत के साइज को छोटा किया गया। भारत के साइज को नहीं, भारतीय राज्य को। तो भारत को पुनः अपने इस क्षेत्र का स्मरण करना पड़ेगा जो भरत भूमि है। दूसरी बात जो मैंने कही, भारत का सैन्य सामर्थ्य इन दुष्ट कांग्रेसियों का मुख्य काम था भारत की सेना को विघटित करना। इसीलिए 1962 में जब चीन आया तो भारतीय सेनाओं के पास आवश्यक उपकरण नहीं थे और हवाई जहाज़ के कारखाने में प्रेशर कुकर बन रहा था। इसके बावजूद अभी मैंने अखबार में पढ़ा, भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सेना है। अगर आज मेरा नरेंद्र आह्वान करता है कि मुझे 1 करोड़ सैनिक चाहिए तो 5 करोड़ नवयुवक और नवयुवतियाँ सेना के भर्ती केंद्रों में इकट्ठे होंगे और गदर मच जाएगा। अगर आज मेरा नरेंद्र एक आह्वान करता है कि मुझे 5 लाख ऑफिसर चाहिए तो भारत का जो जैसा भी एलीट क्लास है उससे 5 लाख ऑफिसर भर्ती होने के आवेदन के लिए 25 लाख मिनिमम आवेदन तुरंत आएंगे। जब ट्विन टावर पर वो जहाज से वो गिर गया था तो अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास करने के लिए भारत के पास आया था। बराक ओबामा ने अपने पहले प्रेसिडेंशियल स्पीच में कहा था यूएसए को 2 दोस्त चाहिए, एक इजराइल और दूसरा हिंदू इंडिया। और ये बात को बीते 13-14 साल हो गई और शर्म की बात है, लज्जा की बात है, कांग्रेसियों के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि उसने भारतीय बुद्धि को इतना कुंठित कर दिया कि इतने खुले आह्वान पर देश में कोई चर्चा नहीं हुई। और 2 बात। तीसरी बात, भारत का आर्थिक सामर्थ्य। जब आप बहुत बड़े होते हैं तो केवल आकार, जनसंख्या और सेना के बल पर आप सबसे महाशक्तिशाली देश नहीं होते हैं। इसके लिए आवश्यक होता है आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। 15 अगस्त 1947 के बाद के भारत के पास दुनिया का, इस भारत का जो भू संरचना और क्लाइमेट है, जो टेरेन और क्लाइमेट है, भू संरचना और जलवायु है, ये दुनिया में सबसे अधिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देता है। कृषि उत्पादकता सबसे अधिक भारतीय ज़मीन पर संभव है। अंग्रेज जो लूट कर ले गए वो एक फ्रैक्शन था, नन्हा अंश था उसका, जो 1947 के बाद कांग्रेसियों ने कानूनी ढंग से लूटकर देश के बाहर भेजा। 1870 तक भारत नेट इंपोर्टर ऑफ बुलियन था। बुलियन होता है सोने का सरकार के द्वारा ढाला गया सिक्का। और इन दुष्टों ने हमको क्या पढ़ाया?
कि भारत सोने की चिड़िया थी। हजारों साल से हमलावर आते गए, हजारों साल से। नाम पूछो तो 2 नाम किसी को नहीं आएगा। फिर कहेंगे 1000 साल से, फिर कहेंगे नहीं नहीं हम तो संघर्षरत समाज थे, और फिर कहेंगे सोने की चिड़िया था और लूट कर ले गए। अरे अकबर कहाँ गया था जी? और जहांगीर और शाहजहां दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली। और ये औरंगजेब कहाँ गया था? और ये तुगलक कहाँ गया था? और ये खलजी कहाँ गया था? कौन गया था जी? कहाँ गया था? 1757 के पहले स्पेनिश, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सोना और चांदी ला रही थी कि लूट रही थी रे मूर्खों? कौआ कान ले गया। ये कुसुम लता जी नहीं बोल रही हैं, भूतनी बोल रही है। अरे छू के देखो ना, भूतनी है कि नहीं है? पैर उसका पीछे है कि पैर उसका आगे है? आंकड़ा देखोगे, लूट के कौन ले गया? कुतुबुद्दीन ऐबक गया था क्या? लौटा था। और अंग्रेजों का जितना सोना यूरोपियन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका से लूट के लाए, आधा सोना चांदी अटलांटिक में डूब गया, आधा आया यूरोप, और वो सब सोना चांदी भारत आके भारत की अतल गहराइयों में डूब गया। ये कुसुम लता जी को कैसे पता? जगदम्बा नहीं आई थी बताने। दुनिया भर के अंग्रेजी भाषा में छपे हुए ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड की पुस्तकें हैं। इनको जो नहीं पढ़ता है उसको अनपढ़, गधा, उल्लू ही कहा जाएगा। उसको हम अक्लमंद क्यों कहें? और उसकी देशभक्ति किस काम की कि दुनिया के सबसे समृद्ध देश को भिखमंगा कहें? 1757 से 1760 3 साल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से सोना ढोकर ले गई है। और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्लियामेंट में डिटेल छोड़िए, एविडेंस है, एंगस मेडिसन की किताब में छपा हुआ है और कई जगह छपा हुआ है। 1860-65 तक भारत नेट इंपोर्टर ऑफ बुलियन है। 1914 तक भारत दुनिया की 4थी लार्जेस्ट इकॉनमी है और 1860 तक दुनिया की 2री लार्जेस्ट इकॉनमी है। ध्यान आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? और इस समय इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड कहीं गिनती में ही नहीं है। रूस, यूएसए कोई गिनती में ही नहीं है। अभी एक पुस्तक आई है 10-15 साल पहले, OECD, ये यूरोप के कुछ देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके डायरेक्टर ने एक प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया जिस पुस्तक को लिखो एंगस मेडिसन। मेडिसन नाम याद रखिएगा, मैड, पागल का बेटा, मेडिसन। मेडिसन स्क्वायर में नरेंद्र मोदी जी भाषण भी दिए थे। ये मेडिसन नाम रटा रहना चाहिए। ये मेडिसन ने जो आंकड़े दिए हैं वो ये कहता है भारत 0 AD से 18वीं शताब्दी तक दुनिया का लार्जेस्ट GDP प्रोड्यूसर है। बीच में 1-2 बार वो भारत को 2 नंबर पर कर देता है। वो बहस में हम आज नहीं जाएंगे, हम अपने मूल बात पर रहेंगे। तो ये कौन सा भारत था? ये 15 अगस्त 1947 वाला भारत था? ये वाला भारत था। और चीन को जो हमारे साथ लाके खड़ा करता है, वो चीन कौन था? वो तो हमारा गुलाम, मंगोलों और मांचुओं का गुलाम चीन था ना, जिसमें न तिब्बत शामिल था, न टर्किस्तान शामिल था, न मंगोलिया शामिल था, न मंचूरिया शामिल था। तो ये आंकड़ों की दुष्टता के बावजूद एंगस मेडिसन कहता है भारत दुनिया का लार्जेस्ट, और कभी कभी कहता है 2nd नंबर का GDP प्रोड्यूसर है। मतलब भैया पानी दे दीजिए। मतलब लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, लार्जर मैन्युफैक्चरर, लार्जेस्ट टर्शियरी सेक्टर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी 1800
60, 70, 80 तक लखी बंजारे थे। हर इलाके में एक बंजारे के पास 1 लाख बैलगाड़ी, 2 लाख बैल, 1 लाख हलवाहा, 1 लाख मिनिमम सपोर्टर। और ये जब सड़क पर निकलते हैं तो एक बंजारा नहीं निकलता है, बहुत निकलते हैं। उनके लिए पूरा गोडाउन रहने की व्यवस्था। ध्यान आया? भारत के हर पोर्ट टाउन पर, हर बंदरगाह पर एक जगत सेठ है। 1860 है या 1840-45 में सूरत में एक जगत सेठ एक बिरजी बोरा एक हुंडी से ईस्ट इंडिया कंपनी का टोटल कार्गो खरीद लेता है। ध्यान जा रहा है? जगत सेठ केवल भारत में है और केवल पोर्ट टाउन में नहीं है। हर महत्वपूर्ण शहर में एक जगत सेठ है, एक नगर सेठ है और अन्य सेठों की तो गिनती नहीं है। भारत में राजाओं का जो प्रशस्ति है वो है उत्तरा पथ स्वामी और दक्षिण पथ स्वामी। आप लोग गूगल में उत्तरा पथ को ढूंढिएगा। ये बंगाल से निकलकर पाटलिपुत्र होते हुए, दिल्ली होते हुए, ये अफगानिस्तान होते हुए और आगे तक जाती है कैस्पियन सागर तक। ये ट्रेड रूट है। चीन जिस सिल्क रूट पर क्लेम कर रहा है, इस सिल्क रूट पर 1 इंच चीन का सिल्क का कपड़ा नहीं मिला है। 1 इंच। जहां 10,000 संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट अभी 20वीं शताब्दी में मिले हैं, चीनी भाषा का एक शब्द का एविडेंस नहीं है। और सारे ये एक्सकवेशन कौन किए हैं? आरएसएस वालों ने नहीं किए हैं, गोवा के सनातन वालों ने भी नहीं किए हैं और आशीष भैया के दिव्य प्रेम सेवा मिशन ने भी नहीं किया है। ये सारे एक्सकवेशन यूरोपीय पावर्स और थोड़े से जापान रशिया ने किया है। और इन एक्सकवेशंस में जो कुछ है इस पूरे इलाके में ये भारतीय है। अतः मेरे नरेंद्र को, नरेंद्र के मंत्री परिषद को, नरेंद्र के ब्यूरोक्रेसी को इन हिस्टोरिकल साक्ष्य को कंपाइलेशन करना चाहिए और इंटरनेशनल फोरम्स में इस पूरे इलाके को क्लेम करना चाहिए। एक बात और, वेनसोंग का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो वेनसोंग भारत आया था। वेनसोंग लिखता है कि कब वो चीन की सीमा लांघा। जैसे अभी जाएंगे तो हम लोग अटारी बॉर्डर पार करेंगे ना बाघा में जाने के लिए, तो अटारी बॉर्डर आज भारत की सीमा है। किसी दिन अटक भारत की सीमा थी, उसके और पहले पेशावर काबुल, उसके और पहले शायद यवन प्रांत भारत की सीमा थी। तो वेनसोंग 7वीं सेंचुरी में चीन इतना बड़ा है और चीन वेनसोंग को आधिकारिक रूप से मानता है। जब नरेंद्र मोदी गए थे चीन की यात्रा पर तो वो जिनपिंग जो है वेनसोंग का जो समाधि या जो भी स्थान है उनका खास, वहां पर ले गए थे नरेंद्र मोदी जी को। तो हमको कहना चाहिए कि भाई ये पूरा इलाका तो हमारा है, तुम इस इलाके में कैसे घुस आए। जिस दिन मेरा नरेंद्र इंटरनेशनल फोरम्स पर इन साक्ष्यों के साथ जो साक्ष्य यूरोपियन पावर्स ने एक्सकवेट किए हैं, भारत के हिस्टोरिकल क्लेम को रखते हैं, उस दिन कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे सार्क कंट्री बना है दक्षिण देश, उसी प्रकार इस पूरे भारत खंड का अगर हम एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो कि शांति क्षेत्र होगा, जो कि इकोलॉजिकल एरिया होगा, जो कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक, न्यूमिस्मेटिक, लैंग्वेज का कॉमन एरिया होगा, तो इस कल्चरल डिप्लोमेसी से, इस स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी से, इस रिलीजियस डिप्लोमेसी से
करने को हम नरसिम्हों को मना किसने किया है और मना करने की औकात किसके पास है? ये डिप्लोमेसी हमको करना होगा। अगर 200 साल से खूनी लड़ाई लड़ता हुआ यूरोप, जो 1945 के बाद भी, 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड, 1945 के बाद भी दुनिया भर में नेशनल बाउंड्रीज डिफाइन और रीडिफाइन की गई है। एलाइड पावर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 पावर ब्लॉक था, एलाइड पावर, एक्सिस पावर। ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो डूरेंट लाइन, वो मैकमोहन लाइन, ये एलाइड पावर का खींचा हुआ लाइन है ना। इस एलाइड पावर की लाइन को जब यूरोप नहीं मानता है, जब 1947 में भारत ने नहीं माना, तो मेरे नरेंद्र को और मेरे भाजपा को मानने की जरूरत क्या है? और हम भारतीयों को मानने की अंग्रेजों के खींचे हुए, जो अंग्रेज, जो भी आदमी आया था, रेडक्लिफ ने जिस इस इलाके को भी नहीं देखा, उसकी लाइन को मानने का हम पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दबाव है? अब अगली बात, जो चक्रवर्तित्व के अर्थ में हम कह रहे हैं, यानी अभी तक जो कुछ प्रस्तुति मैंने की वो ये कि कैसे, एक बात और छूट गया, भारत का जियो पॉलिटिकल पोजीशन। भारत हिंद महासागर में यहाँ खड़ा है ऐसे, इसके इधर मिडिल ईस्ट तथाकथित इस्लामिक, जो मोमिन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तथाकथित इस्लामिक पावर ब्लॉक जो कि मोमिन नहीं है, यानी बिलीविंग मुस्लिम्स नहीं है। कुरान में, हदीस में जो लिखा गया है डूज एंड डोंट्स, उनका पालन जो नहीं कर रहे वो हैं, और इस तरफ कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड चाइना है। इन दोनों से लड़ना किसको है? पूरे यूरोप को, रूस को, अमेरिका को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को। और इस लड़ने के लिए भारत सबका एकमात्र मित्र है और एकमात्र स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ऑपरेशनल पार्टनर है। इसलिए भारत की आवश्यकता चीन को भी है, भारत की आवश्यकता रूस को भी है, भारत की आवश्यकता अमेरिका को भी है, और भारत का अनकंडीशनल मित्र है इजराइल। तो भारत की ये जो जियो पॉलिटिकल पोजीशन है, इसके कारण जब मेरा नरेंद्र आकर नरसिम्हा की तरह यूनाइटेड नेशन में पहली बार दहाड़ा कि योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, तुरंत पास हो गया। जिस दिन मेरा नरेंद्र भारत से कहेगा कि हम भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के वंशज हैं और तुम पुतिन और तुम ट्रंप और तुम जो भी कैनेडियन पीएम और फलाने पीएम, तुम लोग 200-250 साल के छोकरे हो, लर्न स्टेट क्राफ्ट फ्रॉम अस, वी आर द गारंटीर ऑफ पीस इन द वर्ल्ड। जब से तुम लोग आए, दुनिया में केवल खून खराबा हो रहा है। जब तक हम थे तब तक दुनिया में शांति थी, दुनिया में कोई भूखा नहीं सोता था, सारी दुनिया को अनाज की सप्लाई भारत से होती थी। तो भारत जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने इस क्लेम को रखेगा, और स्वाभाविक है इस क्लेम को कूटनैतिक डिप्लोमेटिक ढंग से ही रखा जाएगा।